और अब खबरों की तफसील। भीमा कोरेगांव जंग के 202 बरस पूरे होने के मौके पर हजारों अफराद खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। पुणे में जे स्तंभ और उसके आसपास सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए हैं। सोशल मीडिया और फोन मैसेंजर प्लेटफॉर्म्स पर भी निगाह रखी जा रही है। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर अजीत पवार ने भी यादगार पर पहुंचकर खराज अकीदत पेश किया। वंचित बहुजन अघाड़ी के लीडर प्रकाश अंबेडकर, आरपीआई लीडर रामदास अठावले, पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के जोगेंद्र कुआरे समेत दीगर लीडर जय स्तंभ का दौरा कर सकते हैं। ख्याल रहे कि 2018 में तशद्दुद यहाँ फूट पड़ा था। इसमें एक शख्स हलाक हुआ था जबकि मुतादिद जख्मी हो गए थे। कोरेगांव में लाखों दलित अनुयायी सुबह से ही यहाँ पर विजय स्तंभ के दर्शन के लिए आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, सुबह से ही इस तरीके की तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है। लाखों लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। इसमें सभी दलित हैं या फिर अंबेडकर समाज से जुड़े लोग हैं, अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। सभी लोग यहाँ पहुंच करके विजय स्तंभ के दर्शन कर रहे हैं। साथ ही प्रशासन ने यहाँ पर निकलने के लिए एग्जिट गेट्स अलग अलग बनाए हैं, जिसको लेकर के यहाँ भीड़ ना होने पाए इसकी पूरी जवाबदेही रख रही है प्रशासन। साथ ही यहाँ पर सिविल ड्रेस से लेकर के तमाम सारे वॉलंटियर्स अंदर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। करीब 10,000 लोगों को लगाया गया है ताकि इन लोगों को कंट्रोल किया जा सके। लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। यहाँ पर इस विजय स्तंभ की तस्वीरें मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो ये है विजय स्तंभ, जिसका दर्शन करने के लिए, जिसको देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। और 202 साल पूरा हो रहा है भीमा कोरेगांव की घटना को। उसके बाद यहाँ पर इस बार काफी जश्न का माहौल है। 2 साल पहले यहाँ पर जिस तरीके से हिंसा हुई थी, जिस तरीके से विवाद हुआ था, उसके बाद यहाँ पर आने वाले लोगों की संख्या में और इजाफा हुआ। हमारे साथ यहाँ वाघमारे हैं। अब तक कितने लोग आए हैं यहाँ पर और किस तरीके से अभी तक ये पूरा दर्शन का या फिर लोग पहुंच रहे हैं विजय स्तंभ को देखने, उसका कार्यक्रम चल रहा है? देखिए, सुबह के 11 बजे है, कम से कम 4 लाख लोगों ने यहाँ पे आके सैल्यूट किया है, मानवंदना दी है। यहाँ पे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार आए थे और बहुत सारे मिनिस्ट्री यहाँ पे आने वाली है। ऐसा लगता है 202 साल में इस स्तंभ को न्याय मिला है, जबकि हम पिछले 15 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन इस साल प्रशासन ने इतना इसको काम करने के लिए यहाँ पे बहुत उत्सुक है। इसलिए मुझे लगता है कम से कम आज यहाँ पे सीएम भी आने का शक्यता हम करते हैं कि यहाँ पे सीएम भी आएंगे और यहाँ पे सैल्यूट करके निकल जाएंगे, क्योंकि आज का ये शौर्य दिन है। जिस तरीके से 2 साल पहले यहाँ पर एक विवाद हुआ था, उसके बाद इस बार सुरक्षा व्यवस्था से लेकर तमाम सारी दूसरी चीजें वो सामान्य तौर पे चल रही हैं और सारी चौक चौबंद बंदोबस्त है। देखिए, बहुत अच्छा बंदोबस्त है, लेकिन 2 साल पहले जो एविडेंस यहाँ पे हुआ था उसको लोग भूल चुके हैं। माननीय कलेक्टर साहब है नवल किशोर राम साहब और हमारे एसपी संदीप पाटिल साहब, इन्होंने यहाँ पे पूरे लोगों को इकट्ठा बिठा के, सभी जाति धर्म के लोग इकट्ठा करके, इसमें जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग से जो भी एविडेंस हुआ था वो सब भूल गए। और हमारे सब यहाँ पे गाँव वाले हैं जो कि सभी जाति धर्म के, ये हमारे सभी भीम सैनिकों का स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से वाघमारे बता रहे हैं कि सभी लोग यहाँ पर स्वागत करने के लिए पहुंच रहे हैं, पूरे अगल बगल के गांव के लोग। मैं तस्वीरें एक बार फिर चाहूंगा कैमरामैन से दिखाए। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। लाखों की संख्या में यहाँ दलित समाज से जुड़े लोग, अंबेडकर को मानने वाले लोग पहुंच रहे हैं और सब इस विजय स्तंभ का दर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर नमन कर रहे हैं और निकल रहे हैं। 202 साल हो गए हैं इस बार भीमा कोरेगांव की इस घटना को, जिसको लेकर के यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग पहुंचकर अपना यहाँ पर लोग यहाँ पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं और साथ ही साथ इनके निकलने से लेकर तमाम सारी चीजों के प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। It was more than whatever required to be done. So next phase, what happened was this particular the large reduction in the velocity was not able to handle by next phase because this was beyond the design limit of the navigation, guidance and control system.
So which was not able to take care of that one. So finally it ended up with a hard landing. This one. One more question I would like to ask. Last year, ISRO targeted more than 3,000 missions, and I think we have ended up at 14 or 15 like that. The focus was on Chandrayaan 2 from June to September. My question is, does it affect the capacity building of operation satellite program, as you mentioned? And once again, we are targeting CH3 this year. So, what kind of effect have on operational satellite program? Now Chandrayaan 3, it is not going to affect other satellite program, this one. And whatever that we targeted for that, that is for the 2019, that is all the satellites we could not launch this one. It was not because of Chandrayaan concentration on Chandrayaan, it is not because of that. The system was not ready for making, because mainly the hardware, the components were not available for the satellites. Also there was some limitations in number of the launch vehicles, this one. And whatever we planned that last year, that one, that remaining things now spill over this year. And by March, we will be launching whatever the satellite is supposed to be launched by this year, last year. By March, and that we are planning to have more than 25 missions this year. This one. तो नाज़रीन आपको बताएं कि इसरो का मिशन 2020 इसका यहाँ ऐलान हो रहा है कि जल्द लॉन्च किया जाएगा चंद्रयान 3 और इसमें सबसे अहम बात यह है कि इसकी लागत जो है वो काफ़ी कम रहेगी और इस सिलसिले पे मज़ीद तफसीलात पर लगातार हमारी नज़र भी बनी हुई है। एक और अहम खबर, शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ जामिया मिलिया इस्लामिया में तलबा का एहतजाज आज भी जारी है। आज एहतजाज का 17वां दिन है। आज मुजाहरे में अदाकारा स्वरा भास्कर और मशहूर अदाकार प्रकाश राज भी शामिल होंगे। दूसरी जानिब शाहीन बाग पे भी ख़ास तौर पर ख़वातीन का धरना जारी है। सख्त ठंड के बावजूद ख़वातीन खुले आसमान तले रातें गुजार रही हैं। वो शहरियत कानून, NRC और NPR के ख़िलाफ़ एहतजाज करा रही हैं। इन मुजाहिरीन ने नए साल का जश्न भी न मनाने का फ़ैसला किया। और वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 15 दिसंबर को हुए हंगामे के सिलसिले में पुलिस ने अब तक 3 FIR दर्ज की हैं। वीडियो और फोटोज़ की शिनाख्त पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। अलीगढ़ SSP आकाश कुल्हरी ने जानकारी दी कि फ़ोटोज़ और वीडियोज़ की शिनाख्त पर ऐसे 12 लोगों की निशानदेही की गई जो कि आग में घी डालने का काम कर रहे थे। इनमें कुछ मौजूदा और कुछ साबिक तलबा शामिल हैं। इन पर कार्रवाई के लिए पुलिस ने AMU इंतज़ामिया को बाकायदा ख़त लिखा है कि वो अपनी सतह पर यानी अपने लेवल से तलबा पर कार्रवाई करें। को पत्र लिखा है कि अभी तक जो है हमारी विवेचना के दौरान में 12 लड़के जो AMU के हैं पढ़ने वाले, उनके फ़ोटो एविडेंस और वीडियो एविडेंस हमको मिले हैं कि उनके द्वारा जो है वो जो उस 15 तारीख की रात को पत्थरबाजी में उनके द्वारा जो है पत्थरबाजी की गई थी और जो है स्टोन पेल्टिंग की गई थी और उसके फ़ोटो एविडेंस के साथ में हम लोगों ने लेटर लिखा है AMU एडमिनिस्ट्रेशन को कि इनके ख़िलाफ़ में अपने यूनिवर्सिटी के स्तर से जो है उन पे कार्रवाई करने की संस्तुति की गई। नहीं, जिला बदर का नहीं है, वो तो एक जो है गुंडा एक्ट के तहत में कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं कि जो कि बाहर से लड़के AMU के अंदर आए थे और जिनका आपराधिक इतिहास था। कितने लड़के हैं फिर ऐसे? उस अभी 4 लड़के ऐसे चिन्हित हुए हैं कि जिनका आपराधिक इतिहास है रहा है और कुछ पूर्व छात्र हैं अभी AMU में नहीं है और कुछ बाहर से जो है आपराधिक तत्व जो अंदर आए थे वो 4 लड़के ऐसे चिन्हित हुए हैं। उनके खिलाफ में जिला प्रशासन को हम लोग गुंडा एक्ट के तहत में कार्रवाई करके जिला प्रशासन को भेज रहे हैं कि इन लोगों को जिला बदल किया। नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीद जवानों को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने खराज अकीदत पेश किया। उन्हें परेड की सलामी दी गई और इसके बाद बिपिन रावत ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि तीनों अफवाज साथ मिलकर मुल्क के लिए काम करेंगे। आपको बताएं कि बिपिन रावत ने आज ही CDS की जिम्मेदारी संभाली है।
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो टास्क कटआउट है वो है तीनों सर्विस को एकजुट होकर सक्षम बनाना, और हम इसी तरफ कार्रवाई करते रहेंगे। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहूँगा कि इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक साथ टीम वर्क करते हुए कार्रवाई करेंगे। सीडीएस जो है उनके ऊपर नियंत्रण रखेगा, लेकिन कार्रवाई जो होगी वो टीम वर्क के जरिए होगी। ऐसे नहीं होगा कि अपने निर्देश के हिसाब से सीडीएस किसी फोर्स को चलाना चाहेगा। उसको जैसे बताया गया है, इंटीग्रेशन की ज़रूरत है। उससे हमें क्या क्या हासिल हो सकता है? सबसे पहले तो हमें तीनों सर्विसेज जो हैं उसका 1+1+1 का जो जोड़ आता है उसको 3 नहीं बनाना है, उसको 5 या 7 बनाना है। तो यू हैव टू अचीव मोर थ्रू सिनर्जी एंड इंटीग्रेशन। ये मकसद है जो सीडीएस को जिस तरह से टास्क दिया गया है। इसके अलावा हमारे को रिसोर्स मैनेजमेंट किस तरह से हम कर सकते हैं, बेस्ट इकोनॉमिकल यूज ऑफ जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं तीनों सर्विसेज को, उस पर ध्यान दिया जाएगा। इंटीग्रेशन पे ध्यान दिया जाएगा। किस तरह से हम लोग अपनी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं उस पर ध्यान दिया जाएगा। और नए साल पर नए आर्मी चीफ मनोज नरवणे ने यकीन दहानी कराई है। उन्होंने कहा कि वो मुल्क की सिक्योरिटी पर कोई आंच नहीं आने देंगे। मैं अपने देशवासियों को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि तीनों सशस्त्र सेनाएं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स पूरी तरीके से तैयार हैं और अपने देश को सुरक्षित रखेंगे और इसके दामन पर कोई आंच नहीं आने देंगे। थल सेना के जवान सरहद पर तैनात, तैयार और चौकन्ना है 24/7/52। आने वाले समय भी, भविष्य में भी हम आने वाले चुनौतियों का तैयारी करते रहेंगे। हमारी थल सेना युद्ध अनुभवी है और भविष्य में भी किसी भी खतरे को टालने के लिए सक्षम है। और अब बात करेंगे ठंड की। जी हाँ, मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में सर्दी का सितम जारी है। श्रीनगर की अगर बात करें तो श्रीनगर में आज गुज़िश्ता दिनों से सर्दी कुछ कम ही है। बीती शब दर्जा हरारत -4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। झील डल के किनारे पूरी तरह से जम गए हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज कल में यहाँ बर्फबारी भी हो सकती है। सख्त सर्दी के बीच आज वादी कश्मीर में नए साल का आगाज़ हुआ है। अगर हम टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो कल रात का टेम्परेचर जो है वो -4.4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है, जो कि पिछले दिनों में से जो अगर बात करें तो कदर बेहतर टेम्परेचर देखा गया है। हालांकि ये भी सख्त तरीन टेम्परेचर, यहाँ पे सर्द तरीन टेम्परेचर माना जा रहा है। अगर हम झील डल के हवाले से बात करें तो झील डल के जो किनारे हैं वो पूरी तरह से जम गए हैं। उसी तरह से जो बाकी जो यहाँ पे वाटर बॉडीज़ हैं उनके हवाले से बात करें तो वहाँ पे भी पानी जो है वो जम गया है पूरी तरह से यहाँ झील डल में। दूसरी ओर अगर हम बात करें न सिर्फ झील डल या बाकी वाटर बॉडीज़ बल्कि जो यहाँ पे नलके वगैरह हैं वो भी पूरी तरह से जम गए हैं। उसकी वजह से भी लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो पीने के पानी की किल्लत यहाँ पे देखी जा रही है पिछले कई रोज़ से, वो लगातार यहाँ पे चल रही है। दूसरी ओर अगर हम महकमे मौसमियात के हवाले से बात करें तो साफ तौर उनका कहना है कि जो आज रात से हल्की बर्फ़बारी या बारिश का सिलसिला शुरू होगा और दूसरी जो स्पेल है वो 6th और 7th को यहाँ पे फिर से, जिसमें कहा जा रहा है मॉडरेट से भारी बर्फ़बारी हो सकती है प्लेन एरियाज़ में भी और हिली एरियाज़ में भी। अब देखना ये होगा कि ये जो बर्फ़बारी होती है इसके बाद जो वेदर यहाँ पे रहता है वो किस करवट रहता है। जहांगीर अजीज़ के साथ परवेज़ भट्ट, न्यूज़ 18 और दूसरे नगर। वहीं यूपी के सनती शहर कानपुर में भी शदीद सर्दी की लहर जारी है। सर्द हवाओं और घने कोहरे की वजह से लोगों को आम जिंदगी में सख्त मुश्किलात हैं और सर्दी से बचने के लिए अक्सर लोग सड़कों पर अलाव का सहारा लेते दिखाई दे रहे हैं। में
कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बर्फीली हवाओं ने कानपुर का तापमान 0 डिग्री तक पहुंचा दिया। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह से ये असर सर्दी उनके आम जीवन पर कर रही है। किस तरह का असर कर रही है ये सर्दी जो इस समय बहुत सर्दी चल रही है। आप देख रहे हैं कि कोहरा कितना हो रहा है। कोहरे की वजह से लोग घर से नहीं निकल रहे और कोई जा भी रहे, जैसे हाईवे पे तो बहुत सारे एक्सीडेंट भी हो रहे। कल जैसे आपने न्यूज़ में देखा कि कल 4 लोगों की मौत हो गई। आप देख सकते हैं कितना शून्य तापमान हो गया हमारे कानपुर का। लोग झेल नहीं पा रहे, लोग बाहर ही नहीं निकल रहे। कल न्यू ईयर की पार्टी थी पर बहुत से लोग निकल नहीं पाए न्यू ईयर की पार्टी बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि इतना तापमान हो गया है और उसकी वजह से कोई झेल नहीं पा रहा और ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम हो रहा है। कुछ लोग और हमारे साथ हैं क्योंकि शिमला से भी जो अधिकतम तापमान है वो कम हो गया है कानपुर का। क्या कहना है इस पर? कितनी 5 साल में कानपुर का तापमान और इसलिए दिल्ली में अनेक दिक्कतें जो तैयार हुई उसका कारण भी वो है कि एक गला घोटने का काम आम आदमी पार्टी सरकार ने किया। आज लोगों को दिल्ली के आश्चर्य लगता है, बोलते हैं कि 4.5 साल तो सोए, आखिरी 6 महीने में जाग गए। पहले 4.5 साल कहते थे कि मोदी काम नहीं करने दे रहा है, मोदी जी काम नहीं करने दे रहे हैं, तो अब 6 महीने में कैसे देने लगे? ये बहाना था, काम करने नहीं दे रहे। आपको काम करने की इच्छा ही नहीं थी, इसलिए आपने कुछ किया नहीं। आखिरी 6 महीने में भुलावे की राजनीति करने की कोशिश आम आदमी पार्टी की है, जो सफल नहीं होगी। आम आदमी पार्टी का एक दूसरा स्वभाव है, काम करे कोई, टोपी पहने कोई। आपके सबके घरों में डेंगू न हो इसलिए फॉगिंग किसने किया? एमसीडी ने। लोगों का प्रशिक्षण किसने किया कि कैसे लार्वा न हो, इसके लोगों को सिखाया एमसीडी ने। फिर भी जिनके घर में लार्वा मिला उनका चालान काटा एमसीडी ने और इसका परिणाम हुआ कि डेंगू कम हुआ। अब देखने वाली बात है, जब कॉरपोरेशन का चुनाव था तो एमसीडी के चुनाव में केजरीवाल ये कहते थे कि बीजेपी को चुनो मत, डेंगू फैलेगा। अब बीजेपी को लोगों ने चुना, डेंगू खत्म हुआ, तो एडवर्टाइजमेंट ये दे रहे, काम किया एमसीडी ने, काम करे कोई, टोपी पहने कोई। ये इनकी नीति है। प्रदूषण, मैं ही पर्यावरण मंत्री हूं, केंद्र सरकार ने काम किए, उसमें दिल्ली सरकार ने रोड़े डाले। आज प्रदूषण में जो भी थोड़ा स्थिति में सुधार हुआ वो ईस्टर्न वेस्टर्न एक्सप्रेस पेरिफेरल वे, BS6 का फ्यूल सब जगह, कल कारखाने, ईंट भट्टे, उनसे प्रदूषण कम करने के लिए उपाय करना, इन सब कारणों से। और आज वेस्ट टू एनर्जी भी तैयार हो रही है, कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स किए, उस सब के कारण प्रदूषण में स्थिति में थोड़ा सुधार आया। अभी भी चैलेंजेस है। पंजाब और हरियाणा में जो पराली जलती थी उसमें भी थोड़ी कमी आई और उसके लिए 1100 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए। दिल्ली सरकार ने मेट्रो के 4th फेज की फाइल दबाकर रखी। तो बीजेपी आपको घेरते हुए, यानी आम आदमी पार्टी को घेरते हुए कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जो हैं वो मुख्तलिफ कारनामों का सेहरा जो है उनकी हुकूमत अपने सर बांध रही है। अभी तो दिल्ली की सियासत पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। प्रकाश जावड़ेकर मीडिया से खिताब कर रहे थे और इस सब के बीच आपको बताएं कि शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ जामिया मिलिया इस्लामिया में तलबा का एहतजाज जारी है। और शाहीन बाग की अगर बात करें तो यहाँ पर इस ठंड के बावजूद खवातीन जो हैं वो लगातार अपना एहतजाज जारी रखे हुए हैं और यहाँ का जायजा लिया हमारे साथी खुर्रम शहजाद ने। आइए आपको दिखाते हैं।
नागरिकता कानून के खिलाफ जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों का प्रदर्शन आज 20वें दिन में दाखिल हो गया है। यहाँ की ये तस्वीरें हैं सुबह की। आज यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को आना है, खासतौर से सौरभ भास्कर, प्रकाश राज जैसे लोगों को आना है, संजय राजौरा जैसे लोगों को आना है। लेकिन एक ख़ास बात यह है कि कल यहाँ पर ऐलान किया गया है कि यहाँ पर आज जो तलबा हैं वो भूख हड़ताल शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये इस तरह का आपको नज़ारा दिखाई देगा जैसे कि कोई जंतर मंतर का एरिया होता है, पोस्टर बैनर होते हैं, लेकिन यहाँ पर सेव कॉन्स्टिट्यूशन, नो एनआरसी, नो सीएए, नो एनपीआर, इस तरह के नारे आपको हर तरफ हर जामिया कैंपस की दीवारों पर आपको लगे दिखाई देंगे। बाबा भीमराव अम्बेडकर की तस्वीरें दिखाई देंगी, महात्मा गांधी की तस्वीरें दिखाई देंगी, भगत सिंह की तस्वीरें दिखाई देंगी। तो ये जामिया मिलिया इस्लामिया से जो आवाज़ उठी थी 13 तारीख को, वो आज भी जारी है। हालांकि हमने देखा था कि किस तरीके से पुलिस ने यहाँ पर कार्रवाई की थी और उसके जो कुछ भी हुआ था वो हिंसा को लेकर हुआ था। कई एफआईआर इस मामले में दर्ज हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो आज भी जारी है। आज किस तरह का शेड्यूल होगा, किस तरह की चीज़ें होंगी, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी की ये तस्वीरें हैं कि अभी यहाँ पर पूरी तैयारी हो रही है। 1 बजे से 5 बजे के बीच में यहाँ पर सौरभ भास्कर, प्रकाश राज और संजय राजौरा ये लोग पहुँचेंगे। गौहर जो शायर हैं, गौहर रज़ा, वो यहाँ पर पहुँचेंगे। मेरे साथ मीरान हैदर साहब मौजूद हैं। मीरान हैदर साहब, आज किस तरह का शेड्यूल है और भूख हड़ताल करने का फैसला क्यों किया कि अब तक तो प्रोटेस्ट आपका चल रहा था? देखिए, कल रात में नए साल की शुरुआत हुई 12 बजे रात से। आज 1 जनवरी है। राष्ट्रगान के साथ शुरुआत हुई और एक नया रिजोल्यूशन के साथ हुई कि चूँकि हम लोग गांधी का देश बचाने के लिए और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो रास्ता वहीं हमारा शुरू से रहा है, सत्य और अहिंसा का। किस तरह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन किया था अंग्रेजों के खिलाफ, उसी तरह हम इस फांसीवादी सरकार के खिलाफ अपना रिले हंगर स्ट्राइक शुरू करेंगे। हर रोज़, मतलब जामिया में तो वैसे 20,000 स्टूडेंट हैं, तमाम तरह के आसपास के एलुमनाई सबका सपोर्ट है, लेकिन हर रोज़ 5 से 10 स्टूडेंट और एलुमनाई भूख हड़ताल करेंगे और ये रिले में आगे चलता रहेगा। ये हमारा आंदोलन को और मजबूत बनाने की लड़ाई है और तब तक लड़ी जाएगी जब तक कि हमारा जो मांग है कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, गैर कानूनी असंवैधानिक एक्ट जो है, इसको वापस लिया जाए और इस देश में कोई भी इस तरह का कानून न लाया जाए, इस तरह का कोई भी कार्रवाई एक्टिविटीज़ न शुरू किया जाए जिससे देश का बंटवारा का बुनियाद डाले। हम देख रहे हैं कि लगातार आपका जो मूवमेंट है वो अब बड़ा होता जा रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आज कौन कौन लोग आएंगे और कब पहुँचेंगे लोग? आज हमें फिल्म अभिनेत्री सौरभ भास्कर से लगातार शुरू से सपोर्ट मिलते रहा। आज खुद वो यहाँ आ रही हैं। शान अयूब भी आ चुके हैं, आज वो भी आ रहे हैं। स्टैंडिंग कॉमेडियन संजय राजौरा जी आ रहे हैं। आरजे साइमा आ रही हैं जो मशहूर रेडियो जॉकी हैं, और गौहर राजा साइंटिस्ट हैं, कलाकार हैं, वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये तमाम जो एक हमारा यूनिवर्सिटी का एक कल्चर रहा है कि एक्सप्रेशन विद आर्ट्स के माध्यम से अपने प्रतिरोध को दर्शाना, उसका आज आर्टिस्ट इन सॉलिडेरिटी विद जामिया मिलिया इस्लामिया अगेंस्ट सीएए, इन तमाम मुद्दों पे जो लड़ाई चली उसमें समर्थन देने आ रहे हैं। तो 2 बजे आएंगे। अच्छा, आप जैसे लोग हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे, क्या अब सरकार को बात करने के लिए आगे आ जाना चाहिए? कुछ जो डाउट्स हैं, क्योंकि डाउट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं इस पूरे मामले को, चाहे एनपीआर हो चाहे एनआरसी हो। नहीं, बात तो सरकार को सुनना चाहिए। भाई, जब हम लोगों ने सरकार बनाई है तो हमारे लिए सरकार बनी है, ना कि हम उनके लिए बने हैं, तो हमारी बात तो उनको बिल्कुल सुननी चाहिए। ज़ुबैर चौधरी हमारे साथ हैं। ज़ुबैर, आप शुरू से जुड़े रहे, अब आप भूख हड़ताल आप लोग शुरू कर रहे हैं, सरकार से सीधा संवाद, सीधा मैसेज क्या है? देखिए, आप देख लीजिए, आज 20 दिन हो चुके हैं तकरीबन, और ये जो सरकार है अंधी बहरी गूंगी हो चुकी है। इसको नहीं दिख रहा है कि देश का युवा क्या चाहता है। आप देख लीजिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किस तरीके से देश का जो युवा है, यूनिवर्सिटियों के जो लोग हैं, वो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं और उनको ये देखना चाहिए कि देश की जो जनता है वो क्या चाह रही है। अगर सरकार ये चीज़ नहीं सोचेगी कि देश की जनता क्या चाह रही है, तो फिर सरकार का फ़ायदा क्या हुआ? उनको अपनी गद्दी छोड़ देनी चाहिए। अब जब देश ही एक अंधकार में जा रहा है तो ऐसी गद्दी बैठने का क्या फ़ायदा? आप देख लीजिए, छात्रों पे उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से लाठी चार्ज की जा रही है। एक जन्मसिद्ध अधिकार होता है, फंडामेंटल राइट्स है हमारा प्रदर्शन करना, पीसफुल तरीके से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों पे लाठी चार्ज की जा रही है, गोली मारी जा रही है और एक समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र खतरे में है। और आप देख लीजिए, जामिया मिलिया इस्लामिया के जो छात्र हैं यहाँ पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए। आज से भूख हड़ताल भी हम लोगों ने शुरू कर दी है। इंशाल्लाह ये जब तक रहेगा, ये जब तक ये काला कानून जो बनाया है इन लोगों ने, ये वापस नहीं हो जाता और इसके लिए हम लड़ते रहेंगे। तो ये जामिया मिलिया इस्लामिया के तलबा हैं, छात्र लीडर हैं, जो और ये लोकल लोग भी हैं, उनका भी सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है और इन लोग का यही कहना है कि भले ही कितने ही दिन उन्हें भूख हड़ताल करनी पड़े या संघर्ष करना पड़े या फिर प्रदर्शन करना पड़े, वो जारी रखेंगे उस वक्त जब तक कि सीएए
वापस नहीं ले लिया जाता। कैमरामैन जगदीश उप्रेती के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 उर्दू, दिल्ली। महकमा जेल ने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जेलों में कैदियों और मिलिटेंसी से वाबस्ता अफराद के लिए एक राहत की स्कीम का ऐलान किया है और इसके तहत नज़रबंद अफराद को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनके अहले खाना से मुलाकात का खास इंतज़ाम किया गया है। तो आप देखिए ये रिपोर्ट। मुझे इजाज़त दें। आदा। महकमा जेल के हुकाम ने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जेलों में नजरबंद मुजरिमों और दहशतगर्दों को उनके अहले खाना से मुलाकात के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एहतमाम किया है। जेल हुकाम के इस इक़दाम से इन लोगों को काफी फायदा होगा और वो अपने अहले खाना से बातचीत कर सकते हैं। इस इक़दाम के तहत ऐसे कुंबे अपने नजदीकी जेल हुकाम के पास जाकर फायदा उठा सकते हैं। 1 जनवरी से इसका निफाज होगा। ई मुलाकात से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए से परिवार जहाँ भी बेस्ड होगा अपने नियरेस्ट जेल पे जाके जो रिमोट जेल में कैदी है उससे मुलाकात करेंगे ओवर वीडियो कॉन्फ्रेंस। ये हम 1 जनवरी से शुरू कर रहे हैं और इसका ट्रायल भी हुआ है सेंट्रल जेल श्रीनगर और कठुआ जेल के बीच में। तो उससे अभी तक जो तरीका था उसमें उनको जेल में जाने के लिए फ़िज़िकली परेशानी आती थी, दूर दराज इलाके से कई लोग जो आते थे और समय लगता था, पैसे लगते थे। जो वीडियो कॉन्फ्रेंस पे होगा उसमें उनको आसानी हो जाएगी। कैदी के जो परिवार हैं उनको ज़्यादा मुलाकात का मौका होगा और आपस में तालमेल रहेगा। डीजीपी जेल का कहना है कि कश्मीर से ऐसे खानदानों को जम्मू आने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। इसी को देखकर महकमे ने यह कदम उठाया है। इस मुलाकात के लिए वक्त और दिन मुकर्रर किए गए हैं। इसमें जो कश्मीर बेस्ड परिवार हैं, जब उनके रिश्तेदार जम्मू प्रिजन में लॉज है, जम्मू बेस्ड जम्मू जोन में, तो हमने मंडे से थर्सडे ये फैसिलिटी रखी है उनके लिए। और रिवर्स में जो फैमिलीज़ जम्मू जोन से बात करना चाहते हैं कश्मीर बेस्ड इनमेट के साथ, वो हमने फ्राइडे सैटरडे रखा है क्योंकि उनकी संख्या कम है। तो इससे आसानी हो जाएगी और समय हमने रखा है 10 से 1 के बीच में। जेल हुकाम के इस इक़दाम का मकसद लोगों को सहूलत फराहम करना है। जो भी लोग जेल में अपने रिश्तेदारों को आमने सामने मिलने के ख्वाहिशमंद हों, उनको इससे भरपूर मौका भी फराहम किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट।